नमस्कार भाई, कैसे हो आप लोग। चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो आगे के शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अजम्पशन में मैं वैसे तो कितनी क्लास लेते रहो, है ना। तो आज आखिरी क्लास है, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। करो भाई, जल्दी करो। बी है भाई, बी बोल रहे हैं बच्चे। चलो बी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बात है। चलो यहाँ देखो, कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है, ठीक है। पहला पहला देखते हैं, देर इज नो मेडिसिन टू क्योर कैंसर। कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है। देखो पहली चीज़ तो वास्तव में भी ये एक फैक्ट भी है कि कैंसर का इलाज, कैंसर एक ला इलाज बीमारी है। अब आपके मन में ये चलेगा कि सर जो फैक्ट है, जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, वो माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। वो बिल्कुल माननी चाहिए अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर है, जैसे कैंसर से रिलेटेड स्टेटमेंट है ना। तो कैंसर जिससे रिलेटेड स्टेटमेंट अगर आए तो उससे रिलेटेड सब कुछ सोचना है, यानी कि ये एक यूनिवर्सल फैक्टर भी है। दूसरा, दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण दे रखा है। मौत हो रही है, इसका मतलब लाइलाज है, तभी तो मौत हो रही है। नहीं तो बचा तो लेते, एटलीस्ट ठीक नहीं कर पाते तो बचा तो लेते। तो यानी कि मतलब लाइलाज है, यानी कि इलाज नहीं है। इलाज नहीं है तो पहला सही है। दूसरा, कैंसर कैन बी क्योर्ड इजीली। अरे इजीली अगर क्योर हो जाता तो फिर प्रमुख कारण कैसे बनता, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ कैसे बनता, मौत का इतना कारण क्यों बनता। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। सबका जवाब सही है, सारे जवाब समीर ने, अक्षिता ने, अंजलि ने और उससे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया था। तो सबका आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, चलो भाई नेक्स्ट देखो। सर न्यू रिकॉर्डेड बैच से पढ़ूं या ओल्ड से, दोनों है। रजनीश कुमार भाई, दोनों है तो बढ़िया, कंटेंट डबल डबल है भाई। एंड दोनों से पढ़ो, पहले ओल्ड से पढ़ लो फिर न्यू से पढ़ लो। हालांकि बहुत सारा कंटेंट सेम भी रहता है, जो कंसेप्चुअल चीज़ें वो सेम ही रहती हैं, वो कभी नहीं बदलती। वो ना बदलूं भाई, किसी चीज़ का कंसेप्ट अगर सिखाना है तो वो कैसे बदल सकता हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि 4 साल पहले मैं क्यूब अगर पढ़ाता था तो वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला ये पढ़ाता था और 4 साल बाद मैं बदल दूंगा। ये तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला तो, है ना। तो जो चीज़ें सेम रहती हैं, वो जो कंसेप्ट होते हैं वो तो हमेशा के लिए सेम ही रहते हैं। चलो। हम्म? चलो भाई जल्दी देखो, आ जाओ जल्दी बताओ। ओनली गुड पीपल विल बी एबल टू रिमूव पॉल्यूशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। सेज एन इंटेलेक्चुअल लीडर, अच्छे लोग ही राजनीति में प्रदूषण हटा सकते हैं। अब ये राजनीति में प्रदूषण का मतलब ये नहीं है कि जो हवा का पोल्यूशन है उसकी बात कर रहा है। मतलब राजनीति में प्रदूषण का मतलब राजनीति में गंदगी, करप्शन
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कमियां हैं, राजनीतिक की कमियां हैं, मतलब राजनीति में पॉल्यूशन का मतलब राजनीति की कमियां। ठीक है, तो राजनीति की कमियां हटा सकेंगे, एक बुद्धिजीवी नेता का कथन है ये। ठीक है, पहला, एट प्रेजेंट ऑल द पीपल इन पॉलिटिकल आर बैड, फिलहाल राजनीति में जितने लोग हैं सभी बुरे हैं। देखो, ऑल पीपल नहीं बोल सकते हम, सभी बुरे हैं, सभी के बारे में नहीं बोल सकते, इसलिए गलत है। सभी बुरे हैं इसका मतलब फिर तो मतलब जो हैं एक बुद्धिजीवी नेता ने कहा कि गुड पीपल, फिर तो गुड पीपल आ ही नहीं सकता राजनीति में भाई, यानी कि इसका मतलब सभी बुरे नहीं है, जो बुरे हैं उनको हटा करके अच्छे लोग जब आएंगे तो राजनीति की जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, यानी कि पहला गलत है। बैड पीपल आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, राजनीति में बुरे लोग शामिल हैं तभी तो पोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब प्रदूषण की बात कर, प्रदूषण की मतलब कमियों की बात कर रहा है, कमियों का मतलब यानी कि बुरे लोग शामिल हैं तभी तो राजनीति में कमियां हैं, है ना, यानी कि दूसरा सही है। तीसरा, नमस्कार सर, द पॉलिटिकल एनवायरमेंट हैज बिकम पैथेटिक, राजनीति का माहौल दयनीय हो चुका है। भाई राजनीति का माहौल खराब हो चुका है, दयनीय हो चुका है, इसी वजह से राजनीति में पॉलिटिक्स में, आवाज सही नहीं आ रही, क्या दिक्कत है आवाज में भाई, प्रॉब्लम क्या आ रही है संजय कुमार आवाज में? इसी वजह से राजनीति में कमियां हैं, इसी वजह से स्टेटमेंट में बोला है कि टू रिमूव पॉल्यूशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति में, अच्छा ना, यानी कि तीसरा सही है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड होगा। ठीक है, डन भाई। इसके बाद देखेंगे भाई कौन सा टॉपिक होगा। क्लियर? करो भाई जल्दी से, अगला करो। करो भाई करो। चलो, स्मोकिंग सिगरेट इज हार्मफुल टू हेल्थ, देयर इज ए स्टेटरी वार्निंग, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक वैधानिक चेतावनी है। पहला, स्मोकिंग सिगरेट इम्प्रूव्स हेल्थ, ठीक है, इम्प्रूव हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। भाई हानिकारक लिख रखा तो वृद्धि तो कैसे करता है? गलत है, मत पिया करो भाई। जो स्मोकिंग करता है बहुत गलत आदत होती है, कभी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, है ना, पहला। ठीक है, दूसरा, देयर इज रियली नो नीड फॉर दिस वार्निंग, इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब कई बच्चे ये सोचेंगे सर सबको तो मालूम है ही, कोई ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है कि कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो पहली चीज़ तो सबको नहीं मालूम, सबको नहीं मालूम क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं मालूम।
हर साल 5वीं क्लास का बच्चा छठी में, छठी का 7वीं में, 7वीं का 8वीं में, 8वीं का 10वीं में, 10वीं का 12वीं में, ऐसे उम्र बढ़ती जाती है, समझदारी बढ़ती जाती है। तो हर साल जनरेशन बढ़ रही है, तो एज बढ़ रही है, समझदारी बढ़ रही है, समझदारी बढ़ रही है, तो जैसे ही बच्चा बड़ा होगा उसको फिर से ये वार्निंग दी जाएगी। दूसरा, जैसे कोरोना में चला था कि मास्क, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आपने न्यूज़ चैनल में, बड़े बड़े होर्डिंग्स में, एफएम पे, रेडियो पे, हर जगह यही सुनने को मिल रहा होगा। इवन रिंगटोन भी ये लग गई थी। जब सबको पता चल गया था कि कोरोना के टाइम मास्क जरूरी है, तो फिर ये वार्निंग क्यों चल रही थी भाई? ताकि बार बार याद दिलाया जाए, जो इग्नोर कर चुके हैं, जो भूल चुके हैं, उनको भी याद दिलाया जाए। इसलिए सबको नहीं मालूम है ना, सबको नहीं मालूम, तो देयर इज रियली नो नीड फॉर दिस वार्निंग, इस वार्निंग की जरूरत ही नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, और स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता, यानी कि दूसरा भी गलत, दोनों निहित नहीं करते हैं, यानी कि बहुत आसान था ये, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई। भाई कासफ खान, इसके लिए आप टेक्निकल टीम से बात कर लो भाई, करो। चलो भाई, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। सौरभ ने ए बोला, वॉइस क्लियर नहीं है इसका, वो आगे का पार्ट कहाँ गया? पूछ के आना एक बार नितिन सर को। और ये वायर नहीं मंगा दो, नितिन सर को बोल दो अगर खत्म होगी तो और मंगा दे। करो भाई जल्दी। आ जाओ। देखो, द करंट कम्युनिकेशन सिस्टम नीड्स इंप्रूवमेंट। ठीक है, वर्तमान संचार पद्धति से में सुधार की जरूरत है। पहला बोल रहा है, विद द इंप्रूवमेंट ऑफ द सिचुएशन इंडिया विल बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। स्थिति सुधार से भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। अरे भाई, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार कर दो और पावरफुल बन जाओ। है मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली देश बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए भाई। मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हो, अगर पहला अगर आपने सही कर दिया, अगर पहला सही कर दिया, पहले तो बेतुकी बात कर रहा है। अब आप कहोगे सर शक्तिशाली क्या बनना नहीं है? बनना है भाई, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मोस्ट पावरफुल नहीं बन सकते ना। कम्युनिकेशन में अगर हमने सुधार कर दिया तो मनीष कुमार प्रोवाइड करा दी गई है। कम्युनिकेशन में अगर सुधार करा दिया तो हम मोस्ट पावरफुल थोड़ी ना बन जाएंगे। ठीक है, चीजों में सुधार आएगा, बट मोस्ट पावरफुल बन जाएंगे, ये स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। पहला तो गलत है, डायरेक्ट ए कैसे बोल सकते हो आप?
द करंट कम्युनिकेशन मेथड इज आउटडेटेड, वर्तमान संचार पद्धति पुरानी हो गई है। सुधार की जरूरत है मतलब पुरानी हो गई है, सुधार की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसका मतलब करंट जो कम्युनिकेशन मेथड है वो पुरानी हो गई है, इसीलिए तो सुधार की जरूरत है। तो दूसरा सही है। इतना आसान कैसे गलत कर सकते हो यार। आदित्य बी, कन्हैया सी बोल रहे हैं, कैसे पहला कैसे ठीक कर सकते हो। मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाओगे अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट कर दिया तो, बस मतलब कम्युनिकेशन सुधारो शक्तिशाली बनो, है ऐसा नहीं है भाई। चलो करो भाई, करो भाई करो। स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन क्या होता है? देखो बच्चे, हम ये अजम्पशन करा रहे हैं, इसी की तरह कॉन्क्लूजन होता है ना। यहाँ अजम्पशन की जगह कॉन्क्लूजन लिख दिया जाता है, सोचना वैसे ही है, सारी चीज़ें वैसे ही है, ठीक है, बस वो टॉपिक का नाम अलग कर दिया जाता है, उसमें भी ऐसे ही सोचना है। बताओ भाई, ऑप्शन ए, ए आ जाओ भाई। लाइफ बिगिंस एट एज 60, जीवन 60 की उम्र में शुरू होता है। तो पहला, रिटायरमेंट इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर एवरीवन, सेवानिवृत्ति सभी के लिए हमेशा अच्छी नहीं होती है। देखो, स्टेटमेंट रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, स्टेटमेंट 60 साल के बाद जिंदगी के इंपॉर्टेंस गिनवा रहा है कि लाइफ बिगिंस एट एज 60, जीवन 60 की उम्र में शुरू होता है, इससे रिटायरमेंट से रिलेटेड नहीं कोई बात हो रखी है। तो पहला गलत। लाइफ बिकम यूजलेस आफ्टर 60, 60 के बाद जीवन अनुपयोगी हो जाता है, वो कह रहा है शुरू होता है और आप कह रहे हो अनुपयोगी हो जाता है, ये तो फालतू की बात कर रहा है। अब कई बच्चे यूनिवर्सल फैक्ट मानेंगे कि 60 के बाद यूजलेस हो जाता है। कैसे यूजलेस हो जाता है भाई 60 के बाद? प्रधानमंत्री मोदी जी यूजलेस हैं, अपने राष्ट्रपति जी यूजलेस हैं, अपने बहुत सारे मंत्री यूजलेस हैं,
अमिताभ बच्चन यूजलेस है, ऐसा तो नहीं ना 60 के बाद। और दूसरी चीज, मान लो ये एग्जांपल मैंने तो दे दिए, यूनिवर्सल फैक्ट के एग्जांपल दे दिए कि ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही गलत है। स्टेटमेंट बोल रहा है 60 के बाद शुरू होता है, और आप बोल रहे हो यूजलेस है, तो दूसरा भी गलत है। दोनों गलत है, नन ऑफ द अबो। पहला और दूसरा दोनों गलत है भाई। क्लियर है? चलो अगला देखो भाई, जल्दी से करो। करो जल्दी से। इफ यू ट्रिबल मी आई विल स्लैप यू। ए मदर वांट्स हर चाइल्ड। यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। वैसे माँ के थप्पड़ बहुत खाए होंगे, हम तो बहुत पिटे। पहला, विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रिबलिंग हर। चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। भाई चेतावनी दी इसलिए जाती है ताकि वो काम ना हो। ऐसा थोड़ी ना कि चेतावनी दे दी बच्चा है, ऐसी ऐसी वार्निंग मैं डेली सुनता हूँ, मार लेना, मैं फिर शैतानी करूँगा, मैं फिर परेशान करूँगा। ऐसा नहीं है। चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है, बिल्कुल बंद कर सकता है। तो पहला सही है, इसीलिए वार्निंग आई है। चेतावनी वार्निंग इसलिए तो दी है, थप्पड़ मारने की वार्निंग आई है तो भाई बच्चा तो सीधा हो जाएगा एकदम से। आप सीधे नहीं होते। ठीक है, क्या बताऊं आर्य शुक्ला। चलो, ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नोटी। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। सभी बच्चों के बारे में हम स्टेटमेंट से नहीं, वार्निंग एक को आई है। सभी शरारती हैं जरूरी थोड़ी ना है। मैं तो शरारती नहीं था भाई, हमारी तभी पिटाई हो जाती थी, है ना। तो सभी शरारती, सभी बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो पहला सही है ए। अब तो आसान लगने लग गए होंगे यार आप लोगों को, कर लोगे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करो भाई। आ जाओ, देखो, डू नॉट एंटर
avoid the risk of getting infected with the ABC disease written outside the क्वारंटाइन वार्ड नंबर 4 meant only for ABC disease of a hospital। एक अस्पताल में संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया केवल ABC रोग के लिए लागू। प्रवेश न करें, ABC रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। जैसे कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर थे तो क्वारंटाइन सेंटर में किसी को जाने नहीं दिया जाता था कि भी इसमें मत जाना वरना आप भी संक्रमित हो जाओगे, मतलब आपको भी कोरोना हो जाएगा। उसी प्रकार ये ABC एक XYZ कोई भी नाम ले लिया, ABC डिजीज के जो क्वारंटाइन वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा रखा था कि आप इसमें एंटर मत करना और अवॉइड द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, वरना आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। उसके बाद डिजीज ABC इज कॉन्टिग्यूअस, रोग ABC संक्रामक है। संक्रामक है इसीलिए तो संक्रमित होने से बचें, यानी कि आप दूसरी जगह मतलब एक बंदे से दूसरे पर्सन को फैल सकता है, इसीलिए जाने के लिए मना किया है। तो पहला तो सही है। ऑल द पेशेंट इन वार्ड नंबर 4 सफर फ्रॉम डिजीज ABC, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज ABC रोग से पीड़ित हैं। बिल्कुल, ये तो दिखाई रखा है, वार्ड नंबर 4 के बाहर ही लिखा है केवल ABC रोगी के लिए लागू, मिंट ओनली फॉर ABC डिजीज ऑफ ए हॉस्पिटल। देखो, मिंट ओनली फॉर ABC, वार्ड नंबर 4 के बारे में दे रखा है कि वार्ड नंबर 4 किसके लिए, ABC डिजीज के लिए, यानी कि वार्ड नंबर 4 में सिर्फ ABC डिजीज है, यानी कि दोनों सही है। बहुत आसान था ये तो। अगला देखो भाई, करो जल्दी से। आ जाओ भाई। वन शुड नॉट स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। द फॉलिंग लिव्स में स्पॉइल आवर क्लोथ्स, गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती है। देखो, उसने वन शुड नॉट स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये एक टाइप की वार्निंग दी है। ठीक है, ये वार्निंग दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। वार्निंग कभी भी छोटी चीज के लिए नहीं दी जाती, बड़ी चीज के लिए दी जाती है।
जैसे कई बार बोला जाता है आंधी तूफान में पेड़ के नीचे मत रुकना, भाई पेड़ गिर जाएगा, है ना। पता चले आंधी तूफान से कुछ नहीं होता। हमेशा ये बोला जाता है कि आंधी तूफान में खाली मैदान में चले जाओ, क्योंकि खाली मैदान में क्या होगा, कहाँ से क्या हो आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो यानी कि बड़े हादसे से बचने के लिए बोला जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा तो ना पत्तियां मतलब लगातार सुबह उठेंगे हम पत्तियों से दब जाएंगे, इतनी पत्तियां गिर जाएंगी। एक दो तीन पत्तियां गिरने से ये वार्निंग नहीं आ सकती, तो पहला गलत है। दूसरा, ट्री गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट विच इज इंजीरियस टू हेल्थ। मैंने कहा था ना बड़ा हादसा, ये बिल्कुल लाइफ की बात है। ये पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सबको मालूम है ना। और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सेकंड जो है सही है, ओनली बी, यानी कि ओनली सेकंड बी इज इम्प्लिसिट, दूसरा सही है। कर लोगे ना भाई? करो, अगला बताओ, बताओ भाई बताओ। आ जाओ भाई। टेलीविजन इज ए स्टूपिड बॉक्स। टेलीविजन एक मूर्ख डब्बा है। पहला, टेलीविजन इज स्टूपिड, टेलीविजन मूर्ख है। ये तो एज इट इज स्टेटमेंट से ही उठा करके दे दिया है, तो पहला तो सही है, ठीक है। स्टॉप बाइंग टेलीविजन, टेलीविजन खरीदना बंद करो। अब आप ये कहोगे सर ये भी सही है, टेलीविजन खरीदना बंद करो। तो भाई टेलीविजन खरीदना बंद करो, उसने टेलीविजन को स्टूपिड बॉक्स बोला है, यानी इससे खरीदने से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, खरीदने से रिलेटेड बात नहीं हो रही है। यानी कि खरीदना बंद करो, ये अजम्पशन हम अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, तो पहला सही है, ठीक है। चलो करो भाई, करो भाई। देखो आप जब तक नहीं सोचोगे बच्चे, तब तक दिमाग नहीं चलेगा। मैं ये जो टाइम देता हूँ, करो भाई, यही तो ज़रूरी है भाई। भाई आपने पेड बैच खरीदा है, पेड बैच खरीदने का मतलब क्या है कि आपके दिमाग को तेज़ बनाना, आपकी रीजनिंग को स्ट्रोंग करना। रीजनिंग रीज़न से बनती है, रीज़न कारण से बनता है, और कारण क्या होता है जब आप सोचते हो। तो सोचो, ज़रूर सोचो। थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले सोच लें। एडवाइस है भाई, कुछ करने से पहले सोच लिया करो। डूइंग एनीथिंग इज रिलेटेड टू थिंकिंग, कुछ भी करना सोच से जुड़ा हुआ है। सोच से जुड़ा हुआ, इतना आसान तो गलत नहीं करोगे यार। सोच से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो सोचने के लिए बोला है भाई। सोच पर ही निर्भर करता है कि आप क्या करोगे, इसीलिए तो ये बोला है कि कुछ भी करने से पहले सोच ले। तो सोच से जुड़ा हुआ है, यानी कि पहला सही है, ठीक है, पहला सही है। नेक्स्ट, वन शुड थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एनी वर्क, किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। यह तो स्टेटमेंट ही बोल रहा है, ये तो
स्टेटमेंट ही बोल रहा है कि कुछ भी करने से पहले सोच लें, और वो बोल रहा है किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। बिल्कुल ये तो एज इट इज स्टेटमेंट से ही बात कर रहा है, यानी कि दोनों सही है। डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, करो जल्दी से करो। आ जाओ भाई। सेव वाटर सेव अर्थ, पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ। ठीक है, पहला, द अर्थ प्रोजेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है ना भाई। एक बात तो, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है। उसने कहा सेव वाटर सेव अर्थ, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। पृथ्वी हमारे लिए क्या करती है इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं है। पृथ्वी
पृथ्वी हमारे लिए महत्वपूर्ण जरूर है, इसीलिए उसने बोला कि पानी बचाओ ताकि पृथ्वी बचाओ, लेकिन पृथ्वी हमारे लिए हम में जो है डेंजर से, खतरों से बचाती है। पृथ्वी हमारे लिए क्या करती है इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं है, ये नहीं सोच सकते हम। दूसरा, वाट इज कलरलेस, पानी रंगहीन है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी तो रंगहीन है ना, लेकिन बच्चे स्टेटमेंट देखो किसके बारे में, पानी बचाने के बारे में। ये एक एडवाइस है कि पानी, जल ही जीवन है, पानी बचाओ। इससे हम ये अज्यूम करें कि पानी रंगीन है, मतलब मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई जल ही जीवन है, जीवन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पानी को बचाया करो। और फिर आप उठ करके कह रहे हो हाँ सर मेरे बात समझ में आ गई, पानी ना कोई कलर नहीं होता पानी का। फिर मैं क्या कहूँगा, क्या बेतुकी बात कर रहे हो, मैं क्या बात कर रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हो, मैं पानी बचाने की बात कर रहा हूं, आप पानी रंगहीन है। ये स्टेटमेंट से कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना पहला ना दूसरा। अगला देखो भाई, जल्दी से देखो। आ जाओ भाई। ग्रुप डिस्कशन इज गुड फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है। ठीक है, मतलब ग्रुप डिस्कशन जो है ना, जैसे आप लोग, हम लोग सब मिलकर के ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, वो जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए अच्छा है ना। तो देखते हैं। पहला, द टीचर शुड मेक अरेंजमेंट फॉर ग्रुप डिस्कशन इन द क्लास, शिक्षक को कक्षा के समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, जब कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट के लिए अच्छा है तो भाई टीचर को ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे ऑफलाइन मुखर्जी नगर में जब मैं पढ़ाता हूँ तो तब मैं ये जो चैप्टर ऐसे एनालिटिकल रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं, अजम्पशन हो गया, कॉन्क्लूजन हो गया, ठीक है, तो उस टाइम में इस तरीके से डिस्कस करता हूं मैं, मतलब बच्चे सामने होते हैं। अब आप लोग तो मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपसे वो हर बात बोल सकूं, हर बात समझा सकूं जो ग्रुप, मतलब हम आपस में, हम स्टूडेंट के साथ या अभी कमेंट पढ़ रहा हूं उनके साथ जो मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन जब सामने बैठे होते हैं तो मैं बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन करता हूं। अजम्पशन सिखाने के लिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है।
अब ग्रुप डिस्कशन ठीक है, मैं अजम्पशन सिखाने के लिए करता हूं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। आपने देखा होगा जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग सेंटर होते हैं या कोई भाषा सिखाने वाले सेंटर होते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेंटर होते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन जरूर रखते हैं। तो टीचर को ग्रुप डिस्कशन रखना चाहिए ताकि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव हो सके। तो पहला सही है, एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन ए चांस टू स्पीक इन द ग्रुप डिस्कशन। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। भाई ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही ये है कि सबको मौका मिल सके। कम्युनिकेशन स्किल्स कब इंप्रूव होंगी? जब कोई बोलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग बैठे हैं और उसमें से 4 लोग बोल रहे हैं और 6 लोग बस चुपचाप बैठ करके सुन रहे हैं। फिर जो सुन रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी ना इंप्रूव होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स उसी की इंप्रूव होगी जो बोलेगा, यानी कि हर किसी को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। दूसरा भी सही है, डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। जल्दी से अगला पढ़ो, ये थोड़ा बड़ा दे रखा है, ध्यान से पढ़ना। एक बार और बता दूं? अरे यार ये तो आसान तो था। देखो, ग्रुप डिस्कशन इज गुड फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है, मतलब ग्रुप डिस्कशन अच्छा है अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो। तो भाई टीचर का काम है सब कुछ सिखाना, तो टीचर को, शिक्षक को कक्षा में अरेंजमेंट होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन का, ताकि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सके। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए टीचर को ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, पहला सही है। दूसरा, एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन ए चांस टू स्पीक इन ग्रुप डिस्कशन। प्रत्येक बच्चे को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सब इक्वल है तो सबको मौका दिया जाना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए कि कुछ को मौका दे दिया कुछ को बोलने ही ना दिया। सबको मौका दिया जाना चाहिए, सब बराबर हैं टीचर के लिए। तो दोनों सही हैं। ठीक है, चलो। चलो भाई, द जनरल मैनेजर टोल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज हेड। जनरल मैनेजर जो है ना, उसने एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर डिपार्टमेंट को का जो हेड है, एचआर हेड जो है, उसको बताया टू एंश्योर पंक्चुअलिटी इन द ऑफिस वी विल हैव टू प्रोवाइड कन्वीनियंस अलाउंस टू एम्प्लॉय। कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, पंक्चुअलिटी मतलब रेगुलरिटी, मतलब डेली आना, सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना चाहिए, है ना। जो कन्वेंस चार्ज है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का जो खर्चा है वो देना चाहिए हमें एम्प्लॉय को, क्योंकि फिर एम्प्लॉय छुट्टियां कम करेगा। क्योंकि कई बार ये भी मन आएगा यार इतने दूर जाऊंगा आऊंगा और उसमें इतना खर्चा लग जाएगा। मान लो कोई दिहाड़ी बेस्ड काम कर रहा है या अगर सैलरी बेस्ड भी काम कर रहा है तो भी एक एम्प्लॉय डेली का सोचता है कि मान लो आने में 200 रुपये खर्च हो गए, जाने में 200 रुपये खर्च हो गए, 400 रुपये, और कमाई मान लो दिन की 800 रुपये, 25,000 सैलरी हो तो फिर वो क्या सोचेगा, यार छुट्टी करो या है। तो यानी कि ये एडवाइस दी जा रही है, अभी तक मैंने आगे तक पढ़ा नहीं है ना। अब मैं ये माइंड में आएंगी। अब अलाउंस विल नॉट हेल्प द पंक्चुअलिटी, समयबद्धता सहायक नहीं होगा। भत्ता यहाँ लगातार लिख दिया, भत्ता यहाँ स्पेस आएगा, भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा। भाई सहायक होगा तभी तो जनरल मैनेजर ने एचआर हेड को बोला है। हेल्पफुल होगा, अलाउंस जो है हेल्पफुल होगा पंक्चुअलिटी में, इसीलिए तो स्टेटमेंट में बोला गया है
कि पंचुअलिटी बढ़ाने के लिए कन्वीनियंस चार्ज दे दो, है ना। तो पहला जो है, तो पहला तो स्टेटमेंट से उल्टी बात कर रहा है कि हेल्पफुल होगा ही नहीं, यानी कि गलत। दूसरा, डिसिप्लिन एंड रिवार्ड गो टुगेदर, अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। देखो, डिसिप्लिन एंड अवार्ड्स, वैसे तो आपके मन में ये आएगा कि सर डिसिप्लिन के बारे में तो जिक्र ही नहीं है, डिसिप्लिन के बारे में तो जिक्र ही नहीं है, तो जिक्र नहीं है तो हम क्यों सोच रहे हैं। लेकिन रिवार्ड्स के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। कन्वीनियंस अलाउंस का मतलब है एक टाइप का रिवार्ड देना, पुरस्कार देना, मतलब कुछ अब मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना। तो डिसिप्लिन और रिवार्ड गो टुगेदर, ये दोनों एक साथ चलते हैं। बिल्कुल, किसी को प्रोत्साहन किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा तो डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो करेगा, तो इसलिए सेकंड सही है। ठीक है। हालांकि आपके कईयों के मन में, देखो 100 में से एक एग्जाम्पल ऐसा भी होता है जो कईयों का गलत हो जाता है ना। आपको लगा होगा कि सर अब तक जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो डिसिप्लिन के बारे में जिक्र ही नहीं है, रिवार्ड्स के बारे में, पुरस्कार के बारे में जिक्र ही नहीं है, ये तो कन्वीनियंस अलाउंस के बारे में बात हो रही है ना। ठीक है, तो दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात तो, पंचुअलिटी भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है, पंचुअलिटी भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। अनुशासन के बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन उनमें से एक पार्ट पंचुअलिटी भी है, यानी कि डिसिप्लिन का इनडायरेक्टली जिक्र है। और रिवार्ड्स और कन्वीनियंस अलाउंस देना, ये भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इस वजह से रिलेट कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो भाई जल्दी से।
आ जाओ। सेव एनर्जी, गेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नहीं, रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा गैन, नवीकरण स्रोतों को बचाएं। ठीक है, उसने क्या बोला, सेव एनर्जी गेन रिन्यूएबल सोर्सेज। किनको सेव करना है, एनर्जी गेन रिन्यूएबल सोर्सेज को, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए। ठीक है, पहला, नेक्स्ट जनरेशन विल हैव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होगा। भाई उसने बचाने के लिए बोला है, अगली पीढ़ी के पास होगा या नहीं होगा, फ्यूचर इज अनसर्टेन, भविष्य के बारे में हम नहीं बता सकते, गलत। दूसरा, इफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर एग्जॉस्टेड, द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट एबल टू यूज देम एंड विल हैव टू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव। यदि ऊर्जा गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएगी और उन्हें विकल्पों के बारे में सोचना होगा। भाई नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर खत्म हो गए, रिन्यूएबल का मतलब है दोबारा से बनाया जा सकता है, जनरेट, दोबारा से रीजनरेट एनर्जी को किया जा सकता है ना। अगर वो खत्म हो गए नॉन रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यू कर ही नहीं सकते, तो अगली जनरेशन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगर आप रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, वो उनको अगर नहीं बचाओगे तो अगली जनरेशन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। वो यूज कर नहीं सकते क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो खत्म हो जाएंगे, है ना। विल हैव टू थिंक अल्टरनेटिव, उनको दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, दूसरे विकल्पों के बारे में तो सोचेंगे ही। ठीक है, दूसरा सही है, बी सही है। ठीक है भाई, डन। चलो भाई, वैसे तो 2 क्लास का ही टॉपिक होता है जम्सन, क्योंकि स्टेटमेंट अजम्पशन जो है वो मैं आपको ये तरीका सिखाया कि किस तरीके से सोचना है। फिर भी मैंने एक और क्लास लेकर के मैंने आपको पूरी कोशिश की है सोचने के लिए, मदद करने के लिए। फिर भी आप इन चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, इवन मैं तो ये कहूँगा सॉल्यूशन देख के प्रैक्टिस करना। मैं जो आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊंगा उसमें भी सॉल्यूशन पढ़ना। हर एक सॉल्यूशन में मैंने रीज़न दिया है कि कोई सही है तो क्यों सही है, कोई गलत है तो भी मैंने रीज़न दिया है क्यों गलत है ना। जैसे मान लो पहला गलत है तो उसका रीज़न दिया है मैंने, और दूसरा सही है तो उसका रीज़न दिया। तो प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन भी पढ़ना, और भी बाकी बुक आपके पास रीजनिंग गुरु बुक होगी ही, नहीं है तो मंगा लेना। रीजनिंग गुरु बुक को ऑर्डर कर लेना, उस बुक से प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ाई करना। Thank you. Love you all.